आगे भी वो हारेंगे। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आईपीओ वापस लो, वापस लो, वापस लो। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है, आईपीओ धोखा है, धोखा है, धोखा है, नरेंद्र मोदी धोखा है, धोखा है, धोखा है। क्या सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। और नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन चंद है जी। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन। आज किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, आज जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और इंडिपेंडेंट फेडरेशंस की जो कॉल के ऊपर 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूरे हिंदुस्तान के अंदर अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ की जा रही है। तो उसके कुछ मुख्य मांगें हैं जो उनकी सेंट्रल डिमांड है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक मांगें हैं। अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो हम लोग जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हड़ताल कर रहे हैं, इसके पीछे जो मुख्य कारण है, जो सरकार LIC का IPO लाना चाहती है, उस IPO के विरोध के अंदर हम लोग अपनी हड़ताल के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हैं। हमारा ये कहना है कि LIC का IPO लाने की सरकार को आवश्यकता क्या है। सरकार ने खुद ही प्रचारित किया है कि जो IPO है, इसके माध्यम से वो 5% अपना LIC के अंदर जो स्टेक है उनका, उसको वो बेचना चाहते हैं और उसके माध्यम से 70 से 80 हज़ार करोड़ या मैक्सिमम कह लें 1 लाख करोड़ के आसपास सरकार मार्केट से पैसा उगाना चाह रही है अपने बजटरी डेफिसिट को पूरा करने के लिए। LIC के अंदर पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम जो है अपने काम के माध्यम से हर साल लगभग 4.5 से लेकर 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टेबल फंड, मतलब वो ऐसा पैसा होता है जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर साल 4 से 5 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर लगाता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर बात करें तो लगभग 27 लाख करोड़ रुपए के आसपास भारतीय जीवन बीमा निगम ने देश के विकास के अंदर लगा रखा है। चाहे इसमें बिल्डिंग्स बननी हो, रोड बननी हो, सड़कें हो, बिजली हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, जहां सरकार को आवश्यकता पड़ती है। सरकार इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो पैसा इकट्ठा करती है, मार्केट से उठाती है, उसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो लगभग 25% पैसा, अगर सरकार 100 रुपये उगाती है तो 25 रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम का लगा है हर सेक्टर के अंदर। तो आज ऐसी एक शानदार संस्था को क्यों भारत सरकार उसको मतलब 70-80 हज़ार करोड़ के लालच के अंदर वो बेचना चाह रही है, ये हमारा सरकार से पूछना है। इसका क्या एम्प्लॉइज पर क्या असर पड़ेगा और पब्लिक पर क्या असर देखते हैं इसका? देखिए, पब्लिक पर तो हमारा जो हड़ताल हम लोग कर रहे हैं, इज नो डाउट कि एम्प्लॉइज़ के हमारी अपने भी इसके अंदर नेचुरली कंसर्न होगा, लेकिन आज जो हमारा कंसर्न है उस कंसर्न को हम लोगों ने सबसे पीछे रखा हुआ है। जो हमारा प्राइम अभी कंसर्न है वो है कि अगर भारतीय जीवन बीमा निगम जैसा संस्थान जो भारत सरकार को उसकी हर फाइनेंशियल नीड के लिए पैसा उपलब्ध कराता है, आपने देखा होगा कोई बैंक फेल हो रहा है तो LIC को कॉल किया जाता है, रेलवे के अंदर बोलते हैं वो 1.5 लाख करोड़ रुपए आप दीजिए, या कहीं पर भी UTI, आप कोई सा उदाहरण उठा लीजिए। तो अगर भारतीय जीवन बीमा निगम जैसा संस्थान अगर नहीं रहेगा तो LIC फिर भारत सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? तो नेचुरली फिर विदेशों के आगे उसको निर्भर रहना पड़ेगा। अगर किसी से पैसा हम विदेशों से उधार लेंगे तो नेचुरली फिर हमारी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी भी नहीं रह सकती, उसके बाम रोड़ने के हिसाब से हम लोगों को अपने डिसीजन, अपने फैसले लेने होंगे, अपने देश को चलाना होगा। तो दूसरे शब्दों के अंदर अगर हम लोग कहें कि अगर LIC नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान की जनता को बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने जा रही हैं। जो पैसा अभी भारतीय जीवन बीमा निगम उपलब्ध कराता है वो पैसा सरकार को नहीं मिलना, क्योंकि आप देखिए ना, जैसे अभी 5% इन्वेस्टमेंट के साथ ही डिसइन्वेस्टमेंट के साथ सरकार ने कहना शुरू कर दिया है कि जो LIC का, देखिए पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या होता है? पब्लिक सेक्टर का मोटिव है सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा करना। प्रॉफिट उसका उद्देश्य नहीं होता, वो तो एक, अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका पार्ट है। लेकिन जैसे ही प्राइवेट होगा, प्राइवेट होते ही इसका जो उद्देश्य है वो सोशल डेवलपमेंट से लेकर हटकर वो प्रॉफिट जनरेशन की तरफ हो जाएगा, और उसकी प्रक्रिया LIC के अंदर सरकार ने शुरू कर दी है। हमारे यहाँ जो दो तरह की पॉलिसी होती है, एक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी बोलते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। जो इंश्योरेंस एक्ट है उसके मुताबिक जो LIC जो पॉलिसी लेते हैं, LIC अगर 100 रुपये सरप्लस जनरेट करती है तो 95 रुपीज़ वो पॉलिसी होल्डर के बीच में बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको बोलते हैं
विद प्रॉफिट पॉलिसीज या पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। दूसरी होती है नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी कि जैसे टर्म इंश्योरेंस कह लीजिए, या कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसमें अगर एक टर्म जब तक आपने पॉलिसी ली, अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा है तो उसको उसका प्रीमियम वापस मिल जाता है, उसको प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिलता, प्रीमियम अकॉर्डिंग होता है। दो तरह की पॉलिसी। तो अब सरकार का जो जोर है वो कहते हैं कि विद प्रॉफिट से हटाकर विदाउट प्रॉफिट जो इस तरह की पॉलिसीज के ऊपर हम लोग अपना जोर दें, जिससे नेचुरली अब अगर आज हम और आप भी अगर अपने पैसा इकट्ठा करते हैं, देखिए इंश्योरेंस कंसेप्ट तब शुरू होता है जब कहीं पर सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं होती। अगर सरकार ही मेरे मान लो मैं ना रहूं, मेरे ना रहने के बाद मेरे परिवार की देख रेख या मेरी पेंशन या मेरे भरण पोषण की जिम्मेदारी अगर सरकार ले ले, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है जहां सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध है लोगों को, हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम लोग जब जवानी में जब काम करने की उम्र के अंदर होते हैं तो हम लोग पैसा कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, पेंशन फंड के अंदर लगाते हैं, और उसी पेंशन फंड को सरकार शेयर मार्केट के अंदर लगाना चाहती है ताकि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो आपके सारा पैसा हड़प जाए। जब आप रिटायर हों, जब आपको पैसे की आवश्यकता हो, काम करने के लिए हाथ पैर ना चलें, तो फिर आप पेंशन की तरफ मुंह देखें, पता चले वो सब पैसा तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सब चट कर गए, तो आपके हाथ में फिर 0/0 आए। तो ये स्थिति सरकार साथ लाना चाह रही है। इसी स्थिति से बचाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जहाँ तक एम्प्लॉय का सवाल है, एम्प्लॉय का भी नेचुरल है, प्राइवेट होगा तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे अभी हम बोल रहे थे कि रिक्रूटमेंट LIC के अंदर इन्होंने बंद कर दिया है लगभग। अगर रिक्रूटमेंट नहीं होगा, देखो इंडस्ट्री सेवा वाली इंडस्ट्री है, हमारी सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री में अगर सर्विस देने के लिए लोग चाहिए, अगर हमारे साथी एम्प्लॉई नहीं होंगे तो आपको सर्विस कौन देगा? तो सरकार ऐसा एक माहौल खड़ा करना चाहती है ताकि लोग आपको गाली देते हुए, आपको बदनाम करते हुए LIC के खिलाफत करें। और ये नई बात नहीं है। 93 में एक RN मल्होत्रा कमेटी बनाई थी सरकार ने। उस कमेटी ने मार्ग एक वो है संस्था है, आप साथी जानते होंगे कि जिसको मतलब मार्ग एक संस्था है जिसके माध्यम से लोग सर्वे कराते हैं। उसके माध्यम से उन्होंने सर्वे कराया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सैंपल सर्वे लेते हैं वो कि LIC की सर्विसेज से आप क्या संतुष्ट हैं। ये 93 की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब जो 97% जो पॉलिसी होल्डर थे उन्होंने कहा था कि हाँ, हम LIC की सर्विसेज से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप भी, अगर आपका भी निजी एक्सपीरियंस कोई होगा, LIC के ऑफिस के अंदर अगर आप जाएँ तो आज भी हम पूछते हैं पानी पीजिए, बैठाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, और काम भी आपका फटाफट उस काम को करते हैं। तो सरकार इस कल्चर को खत्म करना चाहती है। अगर ये कल्चर बना रहेगा, आप सेटिस्फाई होंगे, तो आप LIC की खिलाफत क्यों करेंगे? यही कारण है ना। आज जो सरकार है वो पार्लियामेंट के अंदर ओपनली LIC के IPO के ऊपर डिबेट नहीं कर पा रही। चोर रास्ते से आपके बजट के अंदर प्रपोजल बनाकर वो बिल लाए हैं, क्योंकि मनी बिल का पार्ट है, बजट हर हाल में पास होना है। मनी बिल अगर आप बना के लाएंगे उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, तो चोर दरवाजे से हमने पास। अब हिम्मत है तो आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन आप करते। LIC की खामी बताइए आप बोलते हैं LIC को पारदर्शी होना चाहिए। LIC क्वार्टरली अपने अकाउंट पार्लियामेंट के फ्लोर पर, हर साल अपने अकाउंट जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखती है। पार्लियामेंट पास करता है LIC के अकाउंट को। इससे ज़्यादा पारदर्शिता क्या चाहिए? आप कहते हैं जी LIC का पैसा है वो शेयर होल्डर के पास जाए। आज 42 करोड़ पॉलिसी होल्डर है हमारे। जब मैं अभी आपसे बात कर रहा था विद प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर, तो 95% LIC का पैसा जो प्रॉफिट है वो आम पॉलिसी होल्डर के पास जा रहा है। शेयर कितने लोग लेंगे? कितने लोगों के डीमैट अकाउंट आज 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नहीं है। पॉलिसी होल्डर कितने हैं? 42 करोड़ है। तो 7 करोड़ में से भी 4 करोड़ पॉलिसी अगर आपके शेयर ले लेते हैं तो मतलब आप ये चाहते हैं कि जो 42 करोड़ को पैसा मिल रहा है वो 7 या 4 करोड़ लोगों को पैसा जाए। ये कैसा इंसाफ है? ये किस तरह की हम लोग मतलब ट्रांसपेरेंसी और ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सरकार के पास बहुत सारे सवाल है, उनको पता है अगर हमसे बात करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर बात करेंगे तो उनकी कहीं नहीं चलने वाली। वो शायद मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। इस प्रकार के बिल उनको वापस लेना पड़ेगा, लेकिन वो इसीलिए उन्होंने रास्ता अपनाया क्योंकि उद्देश्य उनका ये है। इसलिए मैंने बोला कि भाई पॉलिटिकल ये इशू है, उनकी आइडियोलॉजी है कि पब्लिक सेक्टर नहीं रहना चाहिए। इसकी संपत्ति अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की अगर आप हिंदुस्तान के अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से बात करेंगे, बुक वैल्यू इसकी मात्र कुछ हज़ार या 1-8 लाख करोड़ में होगी, 1-8 लाख रुपए में होगी। इसकी वैसे इस बिल्डिंग की आप कीमत देखिए, हज़ारों करोड़ रुपए इसकी कीमत हो। तो उन्होंने इसको मान लीजिए इसकी कीमत 1000 करोड़ है, तो उन्होंने से 1000 करोड़ में जो 1 लाख करोड़ की बिल्डिंग है वो किसी को बेच देनी है। तो उसका अल्टीमेट घाटा किसको? ये किसने बनाया है? ये आपने पॉलिसी ली, आपके फादर ने ली होगी, उनके फादर ने ली होगी। ये जो प्रीमियम से पैसा इकट्ठा होता है उससे इन्वेस्ट करते हैं। LIC अपनी संपत्ति भी बढ़ाती है, आपको भी इसमें से हिस्सा देती है। सब आप लोगों की मेहनत का और कमाई का और इन्वेस्टमेंट का फल है। तो सरकार का जब इसमें कुछ है ही नहीं तो सरकार बेच क्या रही है? उसने तो 5 करोड़ दिए थे और तो कुछ LIC को दिया नहीं उसने। आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये
सरकार बहस नहीं करती और ये प्रचंड बहुमत एक मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी के साथ वो इलेक्शन के रिजल्ट को ही अपना सब मानती देखिए, है। तो अभी आप लोगों का 2 दिन का ये धरना है, तो अगर ये लड़ाई का कोई हल नहीं निकलता है या सरकार नहीं मानती तो आगे किस तरीके से लड़ाई लड़नी? देखिए साहब, जहाँ तक पॉलिटिक्स की आप बात करें, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को आप भी जानते होंगे, हिंदुस्तान का जो प्रचार का और पॉलिटिक्स का स्तर है वो भी आप जानते होंगे। बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के अंदर कभी इकोनॉमिक इशू, पॉलिटिकल जो चुनाव के मुद्दे हैं ना वो नहीं बन पाते। अगर चुनाव के मुद्दे बन पाते तो यूपी के अंदर आज वो नहीं होता जो हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बदहाली कहीं हुई है, मैं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स बात कर रहा हूँ, अपने को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, हम तो एम्प्लॉइज़ हैं, हम अपने जो हमें अगर नीति खराब लगेगी जैसे इंडस्ट्री। मेरा सवाल ये है कि जो जितने भी सवाल है वो सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट से जोड़ के देख देते हैं कि जनता ने हमें समर्थन दे दिया है, तो उससे कोई बहस देखिए वो गलत है, वो गलत है। वो कोई सरकार को जनता ने इस मुद्दे पर समर्थन नहीं दिया। जिन मुद्दों पर समर्थन देते हैं, जो मनस्थिति है लोगों की, वो आप अच्छे से जानते हैं, उसके विषय में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। फिर भी आपका सवाल यह है कि मान लो सरकार फिर भी आगे को चलती है, तो देखिए साहब, हमारा संघर्ष यहाँ से ख़त्म नहीं होता। 1999 के अंदर सरकार ने पहली बार IRDA बिल पास किया था। 1999 2000 से ये इंश्योरेंस सेक्टर ओपन अप हुआ है। तो उस वक्त जो हमारी लीडरशिप थी, सेंट्रल लीडरशिप, उन्होंने कहा था दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। तो ये अभी भी जब 5% अगर लाने के अंदर ये कामयाब भी हो जाते हैं तो ये भी एंड ऑफ द रोड ना तो सरकार के लिए है और ना ही हमारे लिए। हम इस मुद्दे पर आखिरी तक लड़ते रहेंगे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, अपनी बात समझाने का प्रयास करते रहेंगे। बाकी जो होगा देखिए, वो ऑल पावरफुल है। हम लोग कर्मचारी हैं जी, अपनी बात विनय करेंगे, विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे, कभी थोड़ा चिल्लाएंगे, भी आखिर में हड़ताल करेंगे। और हम गोली बंदूक लेके तो किसी के हाथ जा नहीं सकते, एम्प्लॉई हैं। तो हमारा तो जो एक डेमोक्रेटिक तरीका है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को कहने का, बाकी डिपेंड करता है साहब। अच्छा, आपने पॉलिसी होल्डर्स बताए, आप LIC में एम्प्लॉइज कितने होंगे? LIC में देखिए जी, कितने लोगों का परिवार है होल्डर्स? देखिए LIC में अगर हम जो सैलरी लेते हैं उनकी हम बात करें, हमारे यहाँ 4 तरह की कैटेगरी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 ऑफिसर हैं, क्लास 2 में जो डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, जो बीमा करते हैं, और क्लास 3, 4 में कर्मचारी हैं जैसे हम हैं। तो लगभग 1.25 लाख के आसपास क्लास 3, 4 कर्मचारी हैं, और क्लास 1, 2, 3 मतलब टोटल एम्प्लॉइज हैं। लगभग 11.25 लाख के करीब हमारे यहाँ एजेंसी फोर्स है, मीन्स एजेंट है। वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनके ऊपर भी आना है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन, जैसे मैंने कहा ना साहब, कि प्राइवेटाइजेशन क्या है कि उनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। उनका मोटिव, अब जो एजेंट को आज प्रॉफिट वो कमीशन मिल रहा है, वो क्यों चाहेगा एजेंट को कमीशन दिया जाए? वो तो कहेगा ना इसको भी आप ऑनलाइन कर दो, जैसे ऑनलाइन वाला सिस्टम आजकल बहुत कुछ कर दिया, तो एजेंट भी नहीं रहेगा। और बीमा ऐसी चीज़ है, बीमा कंपल्शन नहीं है हिंदुस्तान में। ये हम अपने मतलब अपने फ़ायदे, जैसे मैंने पहले कहा, सोशल सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। हम इस जो बीमा खरीदते हैं ये अपने मतलब अपने हिसाब से खरीदते हैं, तब खरीदते हैं जब रोजी रोटी का मेरा सवाल पूरा हो जाए, जब मेरे परिवार को रोजी रोटी बाकी सब सुरक्षा मिल जाए, फिर मैं बीमा की तरफ को देखता हूँ। बीमा कंपल्शन नहीं है ना, तो वही परिस्थिति है। आगे किस तरह की लड़ाई, अगर सरकार नहीं बात मानती, किस तरह की लड़ाई? देखिए, हमारा तो लड़ाई का स्वरूप यही है साहब, हम नारे लगाएंगे, धरने। अभी 5 मार्च को हमने संसद मार्ग पर धरना दिया था, पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर धरने हुए हैं। हम लोग अपनी बात को लेकर जितने भी, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, सभी के MP, MLA, इवन फाइनेंस मिनिस्टर, जो मिल जाए, इवन प्रधानमंत्री साहब मिल जाए, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार हमारी बात भी सुन लो, हमें कन्विंस करो, ताकि हम भी अपना गला फाड़ना बंद करें। अगर आपको लगता है यही ठीक है तो कम से कम कन्विंस करिए आप। डिस्कशन या कन्विंस होइए या कन्विंस करिए। तो डिस्कशन से भाग रहे हैं, ये एक स्वस्थ जो लोकतंत्र है ना, जो उसकी ये रूपरेखा और उसका ये तरीका नहीं है।